नमस्कार साथियों। हिंदी व्याकरण की चर्चा कर रहे थे और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत स्वर और व्यंजन वर्णों का हमने अध्ययन कर लिया था। आज एक और नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं शब्दकोश फटन। शब्दकोश फटन। ठीक है, इससे शब्दकोश पठन से दोस्तों हमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्दकोश पठन से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? दो प्रकार के। कुछ शब्द दिए जाएंगे और शब्द देकर हमें पहला प्रश्न उसका क्रम निर्धारण पूछेगा और उसके बाद में उसके अंतर्गत कितने वर्णों की संख्या पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी? संख्या पूछी जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्रम निर्धारण याद रखना पड़ेगा। क्रम निर्धारण में यदि सबसे पहला जो स्थान दिया जाता है क्रम निर्धारण में, किसमें? क्रम निर्धारण में। क्रम निर्धारण में सबसे पहले जो स्थान दिया जाता है वहां पर सबसे पहले चंद्र बिंदु ओब्लिक अनुस्वार को स्थान दिया जाता है और इसके बाद में जो स्थान दिया जाता है दोस्तों वो विसर्ग को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? विसर्ग को दिया जाता है। इसके बाद में जो दूसरा नंबर आता है, दूसरे नंबर पर इसमें स्वर वर्णों को स्थान दिया जाता है। किन को स्थान दिया जाता है? स्वर वर्णों को स्थान दिया जाता है। दूसरे नंबर पर स्वर वर्णों को स्थान दिया जाता है। अब स्वर वर्णों का जो क्रम निर्धारण है वो इन दोनों वर्णों के आधार पर रहेगा। मूल स्वर और ये अनुनासिक स्वर दोनों है, इन दोनों के आधार पर इसका क्रम निर्धारण रहेगा। जैसे सबसे पहले ए अनुस्वार, उसके बाद में मूल रूप में, फिर आ, फिर मूल रूप में। ठीक उसी प्रकार छोटी ई अनुस्वार, इसके बाद में बड़ी ई अनुस्वार, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। री पर किसी भी प्रकार का कोई अनुस्वार या चंद्र बिंदु लगता नहीं है। इसके बाद में ए, इसके बाद में आई, आई के साथ में अनुस्वार और मूल रूप में। इसके बाद में ओ अनुस्वार और अपने मूल रूप में। इसके अलावा औ के साथ में भी अनुस्वार और अनुस्वार के साथ में अपने मूल रूप में। तो दूसरा स्थान ये हो जाएगा। इसके बाद में जो तीसरा स्थान दिया जाएगा इसमें, तीसरा जो स्थान है दोस्तों वो व्यंजन वर्णों को दिया जाएगा। कौन से वर्णों को? व्यंजन वर्णों को दिया जाएगा। अब व्यंजन वर्णों का जो क्रम निर्धारण है वो भी हमें याद रखना पड़ेगा और व्यंजन वर्णों के क्रम निर्धारण के साथ में हमें सबसे पहले संयुक्त जो व्यंजन है, कौन से व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। इन संयुक्त व्यंजनों को भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 मानी जाती है। क्ष, त्र, गे और गे के साथ में श्र, ये 4 माने जाते हैं। और इनमें हमने चर्चा करी थी कि ये दो व्यंजन वर्णों के मेल से बने हुए होते हैं। ये तय और र के योग से, ठीक है। ये जय और ये के योग से और ये तालव्य से और
र के योग से बने हुए होते हैं। तो व्यंजन वर्णों के अंतर्गत इनका क्रम निर्धारण भी हमें याद रखना पड़ेगा। चारों का क्ष, त्र, गे और सर, इन चारों का क्रम निर्धारण याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क, क के बाद में क्ष, फिर ग, घ, घ और फिर ये च, छ, ज, ज के बाद में गे, ज के बाद में गे, गे के बाद में झ और झ के बाद में ये, फिर ट, ठ, ड, ड के बाद में उत्सिप्त व्यंजन, फिर ढ और ढ के बाद में अण, तय, तय के बाद में दोस्तों थ नहीं आएगा। थ नहीं आएगा तो क्या आएगा? त्र आएगा। फिर थ, द, ध और न आ जाएगा। प, फ, ब, भ और मैं आ जाएगा। ये रे, ल के साथ में व आ जाएगा। लेकिन ये तालव्य स के बाद में श्रय आएगा और श्रय के बाद में ये मूर्धन्य और मूर्धन्य के बाद में दंते और दंते के बाद में है आएगा। दंते के बाद में क्या आएगा? है आएगा। तो शब्दकोश पठन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका क्रम निर्धारण दोस्तों 3 प्रकार से रहेगा। सबसे पहले चंद्र बिंदु या अनुस्वार और उसके बाद में विसर्ग को, उसके बाद में स्वर वर्णों को स्थान दिया जाएगा। लेकिन स्वर वर्णों के अंतर्गत भी सबसे पहले अनुनासिक स्वर उनको और उसके बाद में निर्नुनासिक स्वरों को स्थान दिया जाएगा और फिर व्यंजन वर्णों को स्थान दिया जाएगा, जिसका क्रम निर्धारण संयुक्त व्यंजन जो वर्ण होते हैं उनको जोड़ते हुए शामिल किया जाएगा। तो व्यंजन वर्णों में सबसे पहले क लिखा जाएगा और सबसे लास्ट में क्या लिखा जाएगा? सबसे लास्ट में है लिखा जाएगा। है के बाद में देखो क के बाद में क्षय आ जाएगा, ज के बाद में गे आ जाएगा, तय के बाद में त्रय आ जाएगा और स के बाद में क्या आ जाएगा दोस्तों? श्रय आ जाएगा। तो इस प्रकार इनका क्रम निर्धारण किया जाएगा। जैसे सबसे पहले एक प्रश्न की चर्चा करते हैं और सबसे पहला जो प्रश्न पूछेगा, प्रश्न एक तरीका, इसमें 2 तरीके से प्रश्न पूछेगा। प्रश्न पूछने का जो पहला तरीका रहेगा उसमें कुछ शब्द देगा और शब्द देने के बाद में हमें उन शब्दों का क्या पूछेगा? क्रम निर्धारण पूछेगा। यह पहला प्रश्न पूछेगा और पहला प्रश्न पूछने के बाद में उसमें वर्णों या मात्राओं की संख्या कितनी होगी? वर्णों या मात्राओं की संख्या कितनी होगी? क्रम निर्धारण पूछेगा पहला प्रश्न और इसका दूसरा जो तरीका पूछेगा वो संख्या पूछेगा कि इसके अंतर्गत वर्णों की या मात्राओं की जो संख्या है वो कितनी है। ठीक है। और संख्या के अंतर्गत भी हमें 2 बातें याद रखनी पड़ेगी। पहली बात याद ये रखनी पड़ेगी कि अनुस्वार जहां पर लिखा हुआ मिलता है इसकी संख्या 2 मानी जाती है। इसकी संख्या कितनी मानी जाती? 2 मानी जाती है। और इसके अलावा हमें दूसरी बात याद रखनी पड़ेगी कि किसी भी शब्द के अंत में यदि अ लिखा हुआ आता है तो ये अ गणना में शामिल नहीं होगा। अ गणना में शामिल नहीं होगा। ए को शामिल नहीं करेंगे। अब ए को छोड़ देंगे। ए को छोड़ने के बाद में बाकी सभी जो स्वर वर्ण है, बाकी सभी स्वर वर्ण है, ये बाकी सभी स्वर वर्णों को गणना में शामिल किया जाएगा। लेकिन अंत में लगा हुआ ए है, इस ए को गणना में कभी भी शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है। 2 बात याद रखनी है। जैसे कुछ शब्दों का उल्लेख करते हैं। मैं सबसे पहले क्रम लिखता हूं, उसके बाद में ये क्रम लिखता हूं, तीसरा ये क्रम लिखता हूं और चौथा मैं कर्मा लिखता हूं। क्या लिखता हूं? कर्मा लिखता हूं। अब हमें
इसका क्रम निर्धारण पूछेगा कि भाई इसमें से सबसे पहले स्थान किसको दिया जाएगा, दूसरा स्थान किसको दिया जाएगा और तीसरा स्थान किसको दिया जाएगा। इस आधार पर ये एक ही लाइन में 4 विकल्प मिलेंगे और चारों में से ये हमें 4 लाइनों में लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन कम से कम एक लाइन में 4 शब्द मिलेंगे। कम से कम एक लाइन में कितने शब्द मिलेंगे, एक लाइन में हमें 4 शब्द मिलेंगे। ठीक है, जैसे अब इनका पता कैसे चलेगा, हम इनको अलग अलग करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे और वर्गीकरण करने के बाद में हमें ये जो तरीका हमने लिखा है, सबसे पहले अनुस्वार वाला, फिर स्वर वर्णों का और फिर व्यंजन वर्णों का, ये जो तरीका है, ये तरीका हम इसमें मिलान करेंगे और मिलान करने के बाद में हमें आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें क्रम निर्धारण किस प्रकार से किया गया। तो पहला प्रश्न पूछेगा, तो यहां पर देखो एक बात को याद रखनी है, जो रे नीचे लगा हुआ रहता है, किसी भी अक्षर के नीचे रे लगा रहता है वो हमेशा ही पूरा होता है। इसमें रे पूरा है, के आधा है, जबकि यहां पर के पूरा है, ऊपर लगा हुआ रे वो क्या माना गया, वो आधा माना गया। तो सबसे पहले इसका वर्गीकरण करते। के, अब के आधा है, इसका मतलब है इसके साथ में स्वर की सहायता नहीं ली गई। के बाद में रे, इस रे के साथ में स्वर वर्ण का प्रयोग हुआ है और उसके बाद में मैं, और मैं के साथ में भी स्वर वर्ण का प्रयोग होता है, ये भी पूरा है। अब इसमें क भी पूरा है, के साथ में भी स्वर वर्ण है, रे के साथ में भी स्वर वर्ण है और इसके बाद में मैं के साथ में भी स्वर वर्ण है। यहां पर के साथ में स्वर वर्ण है, लेकिन रे आधा है और मैं के साथ में भी स्वर वर्ण है। के साथ में ए है, इसके बाद में रे भी इसमें पूरा है, रे भी पूरा है इसमें, क्योंकि रे के साथ में भी ए है और इसके बाद में मैं के साथ में आ की मात्रा है। यही मैं आपको बताने का प्रयास करा था दूसरे प्रश्न में कि ए को गणना में शामिल नहीं करेंगे, ए को छोड़कर सभी स्वर वर्णों को गणना के अंतर्गत क्या किया जाता है, सभी स्वर वर्णों को गणना में शामिल किया जाता है। अब हमें इसमें से चारों में से देखना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा और सबसे बाद में कौन सा आएगा। तो यहां पर हमने इसका क्रम निर्धारण देखा है, इसी के आधार पर तो अनुस्वार वगैरह और स्वर वर्ण की शुरुआत हो नहीं रही, अब नहीं हो रही, तो सबसे पहले व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्णों में देखो सबसे पहले सभी में क आ रहा है, सभी में क्या आ रहा है, के आ रहा है। यदि के आ रहा है तो कैसे इसका निर्धारण नहीं होगा, कैसे इसका निर्धारण नहीं होगा, तो के को छोड़कर आगे वाले वर्णों पर चले जाना है। किस पे चले जाना है, आगे वाले वर्णों पर। तो यहां पर देखो कैसे निर्धारण नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर तो रे आ रहा है, तो रे तो बाद में आता है, इधर भी ए आ रहा है और इधर भी ए आ रहा है और इधर भी ए आ रहा है, तीनों में ए आ रहा है। अब तीनों में ए आ रहा है तो ऐसे भी तीनों का निर्धारण नहीं हो रहा, तो इसके आगे वाले पे चले जाना है। अब देखो आगे वाले में इधर रे आ रहा है, इधर रे आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, इधर भी रे आ रहा है, इसका मतलब इससे भी निर्धारण नहीं हो रहा। लेकिन इससे आगे वाले में जाने के बाद में यहां पर ए आ रहा है, यहां पर ए आ रहा है और इसमें मैं आ गया तो बीच में हट गया। अब ऐसे भी निर्धारण नहीं हो रहा है तो फिर आगे वाले में चले जाना है, फिर मैं आ रहा है और फिर मैं आ रहा है। लेकिन यहां पर दोस्तों ए आ रहा है और यहां पर आ रहा है, तो इसमें सबसे पहले स्थान इसको दिया जाएगा और दूसरा स्थान किसको दिया जाएगा, इस आ वाले को दिया जाएगा। दो का निर्धारण हो गया। अब इसमें के आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें ए और है, तो सीधी सी बात है कि इसका तीसरा स्थान हो गया और ये कौन से स्थान पर हो गया, चौथा स्थान पर हो गया। तो ये सबसे पहले कर्म हो जाएगा, फिर कर्म आएगा, फिर कर्म आएगा और ये कर्म अंत में लिखा हुआ आएगा। तो एक प्रकार का प्रश्न तो ये पूछेगा, कर्म निर्धारण पूछेगा। क्या पूछेगा, कर्म निर्धारण पूछेगा। तो एक बात क्लियर होगी। अब दूसरा प्रश्न पूछेगा कि इसमें संख्या पूछेगा कि वर्णों की संख्या कितनी है। तो वर्णों की संख्या में हमें दो बात याद रखनी है कि अनुस्वार जहां पर आता है वहां पर इसकी गणना में कितना गिना जाता है, 2 गिना जाता है। अब 2 कब गिना जाता है, जैसे मैं यहां पर कंचन लिखता हूं, जैसे कंचन लिखता हूं। अब यदि मैं क को अनुस्वार ही लिखता हूं तो ये 2 गिना जाएगा, लेकिन इस कंचन में मैं के और अलग अलग लिख देता हूं। अब ये दोनों मिलकर कितने गिने जाएंगे, ये दोनों मिलकर 2 गिने जाएंगे।
ये दोनों मिलकर कितने गिने जाएंगे? ये दोनों मिलकर 2 गिने जाएंगे। तो यहां पर ऐसा उल्लेख ही नहीं है। तो इसमें क्रम में कितने वर्ण हैं? तो 1 2 3 और 4, क्योंकि इसमें ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ए शामिल नहीं होगा तो इसमें भी वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये 4 वर्ण हो जाएंगे। ये दूसरा प्रश्न। फिर 1 2 3 4 और 5, इसमें दूसरे में कितनी हो जाएगी वर्णों की संख्या? ये 5 हो जाएगी। फिर क, इसमें भी 4 हो जाएगी। और लास्ट वाले के अंतर्गत आ लिखा हुआ है, तो इसमें वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें क्या पूछेगा? इस प्रकार से हमें प्रश्न पूछेगा, 2 तरीके से प्रश्न पूछेगा। तो ये दोनों तरीका इस पहले प्रश्न के अंतर्गत एकदम सही तरीके से समझ में आया होगा कि सबसे पहले चंद्र बिंदु अनुस्वार को विसर्ग हो, इसके बाद में स्वर वर्णों को अनुनासिक और निर्नुनासिक को स्थान दिया जाएगा, उसमें व्यंजन वर्णों को स्थान दिया जाएगा और व्यंजन वर्णों के बीच में भी संयुक्त व्यंजनों को शामिल किया जाएगा। तो सबसे पहले क और उसके बाद में क्या आएगा? है आएगा। तो इस प्रकार से क्रम निर्धारण और वर्णों की संख्या के आधार पर 2 प्रकार के प्रश्न पूछेगा। सीधे सी बात याद रखनी कि ए अंत में लगा हुआ ए गणना में शामिल नहीं होता, ए को छोड़कर बाकी सभी स्वर वर्णों को शामिल किया जाता है। और यदि अनुस्वार लगा हुआ होता है तो वहां पर वर्णों की संख्या कितनी गिनी जाती है? 2 गिनी जाती है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका एक और प्रश्न तैयार करते। ठीक है, अब देखो एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। दोनों तरीके उसमें भी काम में लेते हैं। जैसे मैं यहां पर एक कंचन लिखता हूं, दूसरा मैं यहां पर कांचन लिखता हूं, तीसरा मैं यहां पर कंगन लिखता हूं, चौथा मैं यहां पर कंकण लिखता हूं। क्या लिखता हूं? कंकण लिखता हूं। इसमें भी सबसे पहले हमें क्रम निर्धारण देखना है। क्या देखना है? सबसे पहला प्रश्न क्रम निर्धारण का देखना है और उसके बाद में मात्राओं की या वर्णों की संख्या देखनी है। मात्राओं की या वर्णों की क्या देखनी है? संख्या देखनी है। दोनों तरीके यहां पर काम में लेने। पता कब चलेगा? पता तो तभी चलेगा जब हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे। और अलग अलग करेंगे तो यहां पर देखो कैसे मैं क्या कर दूं? अनुस्वार को अलग कर देता हूं। उसके बाद में च लिखा हुआ है, च के साथ में भी एक ही मात्रा है। उसके बाद में न और न के साथ में भी एक ही मात्रा लगी हुई। इसके बाद में क, लेकिन क के साथ में चंद्र बिंदु आ पर लगा हुआ है। इसके बाद में भी च के साथ में ए पूरा है और लास्ट में न के साथ में भी ए पूरा है। फिर कंगन लिखा हुआ है, क के बाद में अनुस्वार आ जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा? ग आएगा। ग से ए को अलग कर देता हूं और फिर न से ए को अलग कर देता हूं। इसके बाद में क्या आ रहा है? कैसे मैं अनुस्वार को अलग कर देता हूं। उसके बाद में फिर ए, उसके बाद में अणे और अणे के बाद में क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। तरीका सब में सेम लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है? हमें भी इसमें कौन कौन से वर्ण कहां पर आएंगे यही देखना है। यही देखना है। तो कैसे किसी का निर्धारण नहीं होता है तो आगे वाले पे चले जाना है। आगे वाले वर्ण पे जाते हैं तो यहां पर अनुस्वार है, यहां पर आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे, लेकिन इन तीनों में सेम आ रहा है। अब सेम आने के बाद में भी इसमें कोई
परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा, निर्धारण नहीं हो रहा, तो देखो यहां पर च आ रहा है, यहां पर ग आ रहा है और यहां पर कह रहा है, तो आसानी के साथ में हो जाएगा। क गणना में सबसे पहले आता है, ग उसके बाद में आता है और च उसके बाद में आता है, तो ये तीनों का निर्धारण हो गया और चौथा एक ही बचा है। अब दूसरी बात, अब हमें मात्राओं की संख्या का ज्ञान करना पड़ेगा कि किस में कितनी मात्राएं। तो एक बात हमने तय कर ली कि अंत में लिखा हुआ अ है, ये अ गणना में शामिल नहीं होता है, ये गणना में शामिल नहीं होता है। अनुस्वार जहां पर आता है उसकी वर्णों की संख्या 2 गिनी जाती है। अब 2 कब गिनी जाती? जब मैं कंगन को सीधा कंगन ही लिख देता है, यहां पर क पर अनुस्वार लगा के लिख देता, तो इसकी संख्या कितनी गिनी जाती? इसकी 2 गिनी जाती। अब हमने क्या कर लिया, इसको अलग अलग कर लिया, तो अलग अलग करने के बाद में ये अपने आप 2 हो गया, तो ये 1 होगी, 2 3 4 और 5। यहां पर वर्णों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। फिर 1 2 3 4 5, इसमें भी कितनी होगी? इसमें भी 5 होगी। फिर 1 2 3 4, इसमें भी 5 होगी और लास्ट वाले में भी कितनी होगी? 5 होगी। तो इस प्रकार हमारा ये दूसरा तरीका भी एकदम सही हो गया, क्योंकि 2 ही प्रकार के प्रश्न पूछेगा, तीसरा कोई तरीका इसमें काम में नहीं लिया जाएगा। अब इसमें एक प्रश्न और देखते हैं। जैसे मैं यहां पर सबसे पहले विज्ञान लिखता हूं, उसके बाद में मैं विजय लिखता हूं, इसके बाद में मैं विजेता लिखता हूं और एक शब्द में मैं विनय लिखता हूं। ठीक है। अब इसके अंतर्गत शब्दकोश पठन के अंतर्गत शब्दकोश पठन का जो तरीका है दोस्तों, वो तरीका ही काम में रखने का होता है। उदाहरण चाहे फिर कितने भी प्रकार के हम काम में ले सकते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखो, सबसे पहले वैसे मैं छोटी ई को अलग कर देता हूं। फिर गे लिखा हुआ है, तो ये जे प्लस ये प्लस आ, विज्ञान लिखा हुआ है, और उसके बाद में न से भी मैं ए को अलग ही कर देता हूं। इसके बाद में वह के साथ में भी छोटी ई और उसके साथ में फिर जे आया है, जैसे मैं ए को अलग कर देता हूं, अलग करने के बाद में फिर ये आया है और ये से भी मैं क्या कर देता हूं दोस्तों, ए को अलग कर देता हूं। इसके बाद में वह आया है, वैसे मैं छोटी ई को अलग कर देता हूं। फिर जय के साथ में क्या आया है, जय के साथ में ए आया है, और इसके बाद में साथ में तय, और तय के साथ में क्या आया है, इसमें तय के साथ में आ लिखा हुआ मिला है। इसके बाद में सबसे लास्ट वाले को अलग करते हैं, तो इसमें वह के साथ में छोटी ई है, और फिर क्या लिखा हुआ है, न के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, न के साथ में भी ए जुड़ा हुआ है, और इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, ये, और ये के साथ में दोस्तों क्या लगा हुआ है, फिर ए लगा हुआ है। अब इसका निर्धारण भी करेंगे तो वैसे किसी का भी निर्धारण नहीं हो रहा है। अब वह का निर्धारण नहीं हो रहा है तो ई पर चले जाते हैं, लेकिन ई भी सब में कॉमन है, तो ए से भी किसी का निर्धारण नहीं हो रहा है। अब देखो यहां पर जय पर चले जाते हैं। अब जय के बाद में एक में न आ रहा है, इसका मतलब न से पहले जय आ रहा है, तो सबसे पहले इनको लेना पड़ेगा, लेकिन जय का भी निर्धारण नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा तो फिर आगे वाले पे चले जाते हैं। यहां पर ये आ रहा है, यहां पर ए आ रहा है, यहां पर ए आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले 1 नंबर पर, इसके बाद में ए आ रहा है तो 2 नंबर पर, और ये आ रहा है तो ये कितने नंबर पर हो गया, 3 नंबर पर, और सबसे लास्ट में बचा ये कितने नंबर पर हो गया, ये दोस्तों ये 4 नंबर पर हो गया। बिल्कुल जोर ही नहीं है, निर्धारण 1 से नहीं होता, आगे वाले पे चले जाना, आगे वाले पे तुरंत निर्धारण हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत हमें वर्णों की संख्या गिननी है, तो वर्णों की संख्या में भी हमने पता किया था कि अंत में ए गणना में शामिल नहीं होगा, एक को छोड़कर बाकी सारे शामिल होंगे। तो इसमें 1 2 3 4 5 और 6 कितने हो गए, इसमें 6 वर्ण हो गए। फिर 1 2 3 4 5, यहां पर कितने हो गए, यहां पर 5 हो गए। फिर 1 2 3 4 5, और यहां पर भी 6 हो गए, और 1 2 3 4 5, यहां पर कितने हो गए, 5 हो गए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछेगा। 2 प्रकार के प्रश्नों में एक क्रम निर्धारण पूछेगा और दूसरे वर्णों की संख्या पूछेगा। तो वर्णों की संख्या में हमें 2 बातें याद रखनी है। 2 बातें वो कि सबसे पहले
ए शामिल नहीं होगा। और अनुस्वार जहां पर लगा होता तो वो मुख्य वर्ण और अनुस्वार दोनों को अलग अलग गिनने के बाद में इनमें वर्णों की संख्या कितनी गिन ली जाती, 2 गिन ली जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आएगा और बाकी चर्चा करते नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।